अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 113 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 9, सबक नंबर 113 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 9। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात के अब तक 8 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं। सब बहुत ही अहम और मुफीद हैं, रोज़ाना हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो पहले देख लें, तब ये वीडियो देखें। आज की इस सबक में हम मज़ीद अहम और शानदार और एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और मशक करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का आखिर तक देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लें ताकि याद करने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है देयर इज़ नो अदर वे बट टू, के अलावा कोई और चारा या कोई और रास्ता नहीं है या नहीं था। आमतौर पे हम इस तरह के जुमले भी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए कि फ़लाँ काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है या और कोई चारा नहीं था। उसके लिए ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए देयर इज़ या देयर वाज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर पास्ट के बारे में जुमला होगा तो वाज का, और अगर प्रेजेंट के बारे में होगा तो इसका। देयर इज़ या वाज, उसके बाद नो अदर वे बट टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है देयर इज़ नो अदर वे बट टू सफ़र, बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं है। देयर वाज नो अदर वे बट टू रिटोट, दंदा शिकन यानी मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेज़ी सीखने के सिवा कोई और चारा नहीं है। अगला है स्ट्रक्चर इट अकर टू मी डैट, मुझे ऐसा लगा कि या मुझे लगा कि। स्ट्रक्चर इसका बनेगा इट अकर टू मी डैट, उसके बाद कोई भी आगे सेंटेंस आएगा। जैसे इट अकर टू मी डैट यू अब्यूज्ड मी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे गाली दी। इट अकर टू मी डैट वी कैन बिकम गुड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बन सकते हैं। इट अकर टू मी डैट डॉक्टर्स कुडंट सेव हिम, मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टरों ने उन्हें नहीं बचाया, यानी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इट अकर टू मी डैट यू आर कॉलिंग मी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो। तो जब भी कभी बोलना हो कि मुझे ऐसा लगा या ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है या ऐसा लगा आगे आपको कोई काम बोलना हो तो इट अकर टू मी डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत हो या ज़रूरत हुई या ज़रूरत पड़ी। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इफ़ नीड बी, आगे कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस बन सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे इफ़ नीड बी कॉल अ डॉक्टर, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर को बुला लेना। इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी टेक माई कार, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर लेना। इफ़ नीड बी आई विल आस्क यू, अगर ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे पूछ लूँगा। इफ़ नीड बी कम टू मी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना। इफ़ नीड बी आई विल कॉल यू, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अगला है डू वंस लेवल बेस्ट, कोई कसर ना छोड़ना या पूरी कोशिश करना, मुकम्मल जिद्दोजहद करना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डिड में से कोई एक, फिर पजेसिव केस यानी हीज़ हर देयर वगैरह, और उसके बाद लेवल बेस्ड, फिर टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। जैसे मिसालों से समझते हैं कि ही डिड हीज़ लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उसने इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश सीखने में पूरी कोशिश की, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यू डिड योर लेवल बेस्ट टू डिफेम मी, तुमने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस तरह डू योर लेवल बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम, इम्तिहान पास करने में कोई कसर मत छोड़ना, पूरी कोशिश करना। शी डज़ हर लेवल बेस्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, वो पहली पोजीशन हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, यानी वो पहली पोजीशन हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको बोलना हो पूरी कोशिश करना, कोई कसर न छोड़ने। अगला है अ कपल ऑफ समथिंग, आगे कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो सकता है, दो चार या कुछ, चंद या एक दो।
सेंटेंस पहले होगा, इसका स्ट्रक्चर पहले कोई भी सेंटेंस आ सकता है, आखिर में अ कपल ऑफ टाइम आ सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरह चलेगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं यहाँ 2-4 दिन रुकने वाला हूँ। इसका इस्तेमाल होता है अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ टाइम, अ कपल ऑफ ईयर्स, इस तरह। तो आपको जब एक से ज़्यादा दिन या एक से ज़्यादा के बारे में बोलना हो तो अ कपल ऑफ आगे बाकी लगा सकते हैं। मैं यहाँ 2-4 दिन रुकने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू विल बी ऑल राइट इन अ कपल ऑफ डेज, तुम चंद दिनों में ठीक हो जाओगे, यानी 2-4 दिनों में ठीक हो जाओगे। वी हैव बीन हियर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, हमें यहाँ आए हुए 2-4 मिनट्स हुए हैं। आई हैव अ कपल ऑफ वाइट शर्ट्स, मेरे पास 2-4 सफ़ेद कपड़े हैं, यानी चंद 2-4 सफ़ेद कपड़े हैं। अगला है गेट अलॉन्ग विथ, किसी के साथ बनना, निभना बोलते हैं, किसी के साथ बनना। आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि मेरी उसके साथ नहीं बनती है या फ़लाँ की फ़लाँ के साथ नहीं बनती है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे, बनती है नहीं बनती है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर गेट अलॉन्ग विद, उसके बाद अदर्स। यहाँ पर गेट अलॉन्ग में जो है अगर नेगेटिव होगा तो फिर नोट का इस्तेमाल होगा, उस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, उसकी अपने भाई से नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि ये नेगेटिव था, नहीं बनती है, तो डजंट का इस्तेमाल हुआ ही सब्जेक्ट के हिसाब से। सर आई गेट अलॉन्ग विथ माई नेबर, मेरी अपने पड़ोसी से बनती है। वसीम डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज क्लास टीचर, वसीम के अपने उस्ताद से नहीं बनती है, क्लास टीचर से नहीं बनती है। नाजिम गेट्स अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, नाजिम की अपनी बीवी से बनती है। अगला है हेल्ड, लगता है, लगा, लगेगा। ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इसे, इसका इस्तेमाल भी आमतौर पे होता है जब कोई मीटिंग, इम्तिहान, क्लास, प्रोग्राम या सेमिनार, जलसा, शादी पार्टी या फिर कोई और भी पार्टी हो या मेला वगैरह होने वाला हो और हमें बताना हो उसके होने के बारे में, उसके लिए हेल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्ड आएगा। होल्ड भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन दूसरी जगह होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ हेल्ड या वाज हेल्ड या विल बी हेल्ड, उसके बाद आगे दूसरी चीज़ें आएंगी। इस तरह इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे इंग्लिश क्लास इज़ हेल्ड ऑन संडे, अंग्रेज़ी क्लास इतवार को होता है। बताना है कि भाई अंग्रेज़ी का क्लास कब होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह कि अंग्रेज़ी का क्लास इतवार को होता है, तो इंग्लिश क्लास इज़ हेल्ड ऑन संडे, मुनाकिद होता है, ये कह सकते हैं। द फेयर इज़ हेल्ड इन द विलेज, मेला गांव में लगता है, होता है, लगता है। आवर एग्ज़ाम इज़ हेल्ड इन मार्च, हमारा इम्तहान मार्च में होता है। द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, मीटिंग कल होगी, कल होगी। यहाँ पर होगी के लिए जो है हैपन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर मुनाकिद होने के माना में असल। द मैरिज पार्टी वाज हेल्ड यस्टरडे, शादी पार्टी कल हुई थी, यानी कल शादी पार्टी हुई थी। तो जहाँ भी इस तरह प्रोग्राम वगैरह किसी भी तरह का मुनाकिद करने की बात हो, होने लगने की बात हो, वहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मौका महल के हिसाब से इज़ हेल्ड या वाज हेल्ड या विल बी हेल्ड जो होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अप टू द मार्क, मन के मुताबिक, मेयार के मुताबिक। सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कुछ लग जाएगा, उसके बाद अप टू द मार्क। जैसे योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप द मार्क, तुम्हारी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस मन के मुताबिक यह नहीं है, मेयार के मुताबिक नहीं है, यानी जैसे सोचा था जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं है। योर इंग्लिश इज़ अप टू द मार्क, आपकी इंग्लिश मेयार के मुताबिक है। हिज वर्क इज़ अप टू द मार्क, उसका काम मन के मुताबिक है। माई अर्निंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, मेरी कमाई मन के मुताबिक नहीं है। अगला है अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा है या शर्म आती है, किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए कि वो फला चीज़ पर शर्मिंदा है, वह अपने काम पर शर्मिंदा है या उसे इस काम पर जो है शर्म आती है वगैरह वगैरह, उसके लिए अशेम्ड ऑफ का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कुछ एक, और उसके बाद अशेम्ड ऑफ, फिर आगे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, यानी चौथी शक्ल वर्ब की, या फिर नॉन आ सकता है।
से आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन लेज़ी, मुझे अपने काहिल होने पर शर्म आती है। इस तरह शी इज़ अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग, वो गाली देने पर शर्मिंदा है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ फाइटिंग यू, वो तुमसे लड़ाई करके शर्मिंदा है। दे आर अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, वो लोग झूठ बोलने पर या झूठ बोलकर शर्मिंदा है, झूठ बोलने पर उन्हें शर्म आ रही है झूठ बोलने की वजह से। अगला है इफ़ पॉसिबल, हो सके तो। किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि हो सके तो ऐसा कर लेना, हो सके तो फला काम कर लेना, तो उसके लिए इफ़ पॉसिबल का इस्तेमाल करेंगे। पहले सेंटेंस आएगा, आखिर में इफ़ पॉसिबल, या शुरू में भी इफ़ पॉसिबल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उमूमन आखिर में। जैसे बी नाइस टू पीपल इफ़ पॉसिबल, हो सके तो लोगों के तई अच्छे बनिए, अच्छे बनो, किसी को मशवरा देते हुए कह सकते हैं। माइंड योर बिजनेस इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से मत रखो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपनी इज्जत करो, यानी खुद अपनी इज्जत करो। अगला है डिक्रीज़ योर ईगो इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपनी अना को या अनानियत को कम करो, ज़्यादा घमंड ना रखो, कम करो। अगला है इनवर्डली, मन ही मन या मन ही मन में। सेंटेंस पहले लिखेंगे, उसके बाद आखिर में इनवर्डली लिखेंगे। एग्जाम्पल है ही इज़ स्माइलिंग इनवर्डली, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। ही इज़ अब्यूजिंग यू इनवर्डली, वो तुम्हें मन ही मन गाली दे रहा है। आई थिंक अबाउट यू इनवर्डली, मैं मन ही मन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अगला है एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब, यानी बार बार, कई बार बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि जब देखो तब तुम ऐसे करते रहते हो, जब देखो तब तुम गाली देते रहते हो, जब देखो तब तुम जो है बुराई बयान करते रहते हो, इस तरह बोलते हैं। तो उसके लिए सेंटेंस पहले लिखेंगे, फिर एवरी नाउ एंड देन, या फिर उलट सकते हैं, एवरी नाउ एंड देन शुरू में लिख सकते हैं, फिर आखिर में सेंटेंस, दोनों तरह चलेगा। एग्जाम्पल है वाई डू यू एडमायर हिम एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब तुम उसकी तारीफ़ क्यों करते रहते हो। इस तरह ही स्पीक्स इल ऑफ मी एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब वो मेरी बुराई बयान करता है। एवरी नाउ एंड देन ही अब्यूजेज मी, जब देखो तब वो मुझे गाली देते रहता है। ही अब्यूजेज मी, वो मुझे गाली देता है या गाली देते रहता है। इस तरह अगला है एवरी नाउ एंड देन ही प्लेज, जब देखो तब वो खेलते रहता है, और कोई काम है ही नहीं, जब देखो तब खेलते रहता है। अगला है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस तरह किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आगे फिर सेंटेंस बोलते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा इफ़ एम आई नॉट रॉन्ग या इफ़ एम आई नॉट मिस्टेकन, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करके आगे आप सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैड एन आईफोन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास एक आईफोन था, यानी मुझे याद आ रहा मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास एक आईफोन था। इस तरह इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन योर फ्रेंड हैड अ जॉब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे दोस्त के पास नौकरी थी, नौकरी थी यानी जॉब लगी हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे दोस्त के पास नौकरी थी यानी जॉब लगी हुई थी। इस तरह अगली मिसाल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू वर कमिंग स्टडे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कल आने वाले थे, यानी तुम्हारे बारे में ख़बर थी कि कल, गुज़श्ता कल ही आने वाले थे। इस तरह अगला है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव मेट बिफोर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पहले मिल चुके हैं। यानी आपको अगर थोड़ा शक हो रहा है तो आप पूछते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम पहले मिल चुके हैं। उस तरह के लिए इफ़ एम आई नॉट या मिस्टेकन या रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है व्हाट इफ़, क्या होगा अगर। बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वहाँ पर व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इफ़, आगे स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले व्हाट इफ़ लिखेंगे फिर आगे कोई भी सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे व्हाट इफ़ आई फेल इन एग्ज़ाम, अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर मैं इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो क्या होगा। किसी से कहते हो कि भाई अगर मैं इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, यानी उस वक्त के आगे फिर क्या होगा, इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो।
तरह व्हाट इफ़ समवन कम्स हियर, अगर कोई यहाँ आ जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ कोई आ जाए तो क्या होगा, हैरानी के साथ पूछते हुए कि अगर भाई अभी यहाँ कोई आ जाए तो फिर क्या होगा। अगला है व्हाट इफ़ यू कुडंट रीच इन टाइम, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचे तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही इज़ रॉन्ग, अगर वो गलत हुआ तब क्या होगा। किसी के बारे में बोलते हुए कि देखो अगर वो गलत साबित हुआ या गलत हुआ वो तो क्या होगा, तब क्या होगा। अगला है दहेल, खाक, बोलते हैं कि खाक अच्छा है, खाक जाऊंगा, खाक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में दहेल है। यानी जब किसी चीज़ का इनकार या नफ़ी करनी हो बिल्कुल तो हम कभी खाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाक जाऊंगा या खाक अच्छा है या खाक करूंगा मैं वगैरह वगैरह, इस तरह उसके लिए अंग्रेज़ी में दहेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखना हो तो पहले दहेल लिखेंगे फिर आगे सेंटेंस लिखेंगे। दहेल आई विल गो, मैं खाक जाऊंगा। किसी ने आपको जाने के लिए कहा और आपको जाने का मूड नहीं है तो एक तो होता है कि सिंपल सा कह देते हैं कि नहीं जाऊंगा। एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ताक़ीद के साथ इनकार करना हो, नफ़ी करनी हो कि नहीं जाऊंगा ही नहीं, तो उसमें आप कहते हैं कि मैं खाक जाऊंगा, यानी मैं तो जा ही नहीं सकता चाहे कुछ कर लूँ। तो द हेल आई विल गो, इस तरह द हेल ही विल कम, वो खाक आएगा। द हेल इट्स गुड, खाक अच्छा है। इस तरह द हेल शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खाक खूबसूरत है। यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है तो आपने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, खाक खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है, बहुत ताक़ीद के साथ नफ़ी कर रहे हैं आप। जब कभी सख्ती या बहुत गुस्से में किसी से कुछ पूछते हैं तब भी द हेल का इस्तेमाल होता है। जैसे हु द हेल आर यू, अबे तू है कौन, ऐसा इस्तेमाल करते हैं थोड़ा एकदम गुस्से वाले अंदाज में किसी से पूछते हुए कि भाई तुम हो कौन, या फिर अबे तू है कौन। तो हु द हेल, हु जो जितने भी WH फैमिली होते हैं वर्ड उसके बाद द हेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हु द हेल आर यू, अबे तू है कौन या तुम हो कौन। व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो। या वेयर द हेल आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम। बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछते हैं तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं द हेल का। अगला है व्हाट हैपेंस इज़ दैट, या व्हाट हैपेंड इज़ दैट। हैपेंस यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है और व्हाट हैपेंड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। तो पहला का तर्जुमा होता ये है कि, या दूसरा का होगा हुआ ये था कि। जब आप अपना तजर्बा बयान करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कोई, या किसी अमल की वजाहत करते हैं, आमतौर पर इस तरह के जुमले बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि होता ये है कि, या हुआ ये था कि वगैरह वगैरह। ऐसे जुमलों को इस तरह बनाते हैं व्हाट हैपेंस या व्हाट हैपेंड इज़ दैट के ज़रिए। उसके बाद आगे सेंटेंस लिखेंगे। जैसे व्हाट हैपेंस इज़ दैट अ ह्यूमन लूजेज हिज टेम्पर क्विकली, होता ये है कि इंसान जल्द आपे से बाहर आ जाता है, यानी जल्द गुस्सा हो जाता है। एक तजर्बा बता रहे हैं, एक हकीकत बता रहे हैं। इस तरह व्हाट हैपेंस इज़ दैट यू गेट नर्वस व्हेन यू गो ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, होता यह है कि जब आप पहली बार स्टेज पर जाते हैं तो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। एक सच बात है, आम सी बात है, हकीकत है, तजर्बे की बात है। अगला है व्हाट हैपेंड इज़ दैट आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, हुआ ये था कि, अब एक वजाहत दे रहे हैं आप। किसी ने आपसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, क्यों आप लेट आए वगैरह वगैरह, तो आप एक वजाहत दे रहे हैं कि हुआ ये था कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। इस तरह व्हाट हैपेंड इज़ दैट शी वाज आउट ऑफ स्टेशन व्हेन वी कॉल्ड, कि हुआ ये था कि जब मैंने या उसे जब हम लोगों ने उसे फ़ोन किया, कॉल किया, तो वो शहर से बाहर थी। किसी के बारे में वजाहत दे रहे हैं कि हुआ ये था वाक़या, कि जो वाक़या हुआ था वो बयान कर रहे हैं कि हमने जब उन्हें कॉल किया तो पता चला कि वो शहर से बाहर है। तो उसके लिए व्हाट हैपेंड इज़ दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आज के लिए थे, बकिया अगले वीडियो में चलते हैं, बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। आज का सवाल है इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमले हैं शहर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने हमें आवाज़ दी है, अगर ज़रूरत हो तो मुझे इत्तला दे देना, उसने मुझे फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, हमने अभी 2-4 लुक़मे ही तनावुल किए हैं, उसकी खालिद से नहीं बनती है, कल मदरसे में एक प्रोग्राम होगा,
तुम्हारा नतीजा यानी इम्तिहान वगैरह का नतीजा मन के मुताबिक नहीं है। उसे चोरी करने पर शर्मिंदगी नहीं है, यानी वो चोरी करने पर शर्मिंदा नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि उसे चोरी करने पर शर्म नहीं आती है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मन ही मन रो रहा था। जब देखो तब तुम पढ़ते रहते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ज़ैद हो। अगर वो वापस नहीं आया तो क्या होगा? अब वो खाक पढ़ेगा। हुआ ये था कि मैं बहुत बीमार हो गया था, इसलिए क्लास में हाजिर नहीं हो सका।